अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप यूके में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में ऑथेंटिक और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था मई 2023 में और विद इन जस्ट 4 वीक्स मेरा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्रूव हो गया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप लोग को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो के ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए जिसमें उन्हें कुछ कन्फ्यूजन थी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए, या उन्हें रिकमेंडेशन लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने अपनी तरफ से एड्रेस भी किया, पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो मुझसे मिस हो गए। मुझे पर्सनल मैसेजेस आए इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं आज की वीडियो के अंदर उन मैसेजेस को या उन कमेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं मैं मोस्टली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी मैंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपके साथ शेयर की, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जिसमें आप लोगों को किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। तो आज की वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई करते हुए आपने कौन सी इंडोर्सिंग बॉडी को या आपने कौन से रूट पे अप्लाई करना है जिस पे आप मिनिमम टाइम के अंदर आईएलआर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आईएलआर की एप्लीकेशन लास्ट मंथ सबमिट किया और वो जस्ट विद इन 24 आवर्स अप्रूव हो गया है, जिसका प्रूफ जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम टोटल 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो इंडोर्सिंग बॉडी, सेकंड इंडोर्समेंट रूट्स, और थर्ड जो है वो है ग्लोबल एक्सेप्शनल टैलेंट और एक्सेप्शनल प्रॉमिस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ग्लोबल टैलेंट पे अप्लाई करने के लिए टोटल 3 कैटेगरीज हैं: एकेडेमिया एंड रिसर्च, आर्ट्स एंड कल्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर जब आप अप्लाई करने के लिए होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं, इंडोर्सिंग बॉडीज़ के हवाले से, इंडोर्समेंट रूट्स के हवाले से, पीयर रिव्यू क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों के फिर मुझे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि हमें इनके बारे में बताएं कि इनमें से हमने कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं जितनी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। तो मैंने क्योंकि जो रूट चूज़ किया था वो एकेडेमिया एंड रिसर्च का रूट चूज़ किया था, तो एकेडेमिया और रिसर्च के ऊपर जो इंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं वो है रॉयल सोसाइटी, ब्रिटिश अकेडमी, रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और UKRI, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इन चारों इंडोर्सिंग बॉडीज़ का जो आईएलआर के लिए क्वालिफाइंग पीरियड है वो जनरली 3 साल ही है। अब इनमें से आपने किसी भी इंडोर्सिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है तो इसमें टोटल 4 इंडोर्सिंग रूट्स हैं। पहला रूट ये है कि आपके पास एलिजिबल एकेडमिक या रिसर्च जॉब होनी चाहिए। अगर आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो आप इंडोर्समेंट के लिए इन चारों में से किसी भी इंडोर्सिंग बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप आपने हासिल कर ली है या आपने UKRI की जो अप्रूव्ड इंडोर्स्ड फंडिंग है वो अचीव कर ली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे कि मेरे केस में था, मेरे पास कोई यूके में कोई जॉब नहीं थी, ना मेरे पास कोई फेलोशिप थी, ना मेरे पास कोई फंडिंग थी ऐसी, तो आप पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पीयर रिव्यू के लिए कैसे आप अपने अप्लाई करना है? पीयर रिव्यू का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे इजी प्रोसेस है वो ये है कि आपने एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है। दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं या जो एमिनेंट पर्सनस हैं वो आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते अगर आपको वो जानते नहीं हैं। तो अगर आपके पास यूके में ऑलरेडी जॉब है या आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं जो किसी भी इंडोर्सिंग बॉडी के अंदर की अम्ब्रेला के अंडर आती है, तो आप ग्लोबल टैलेंट के लिए एलिजिबल है और आप ग्लोबल टैलेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप यूके के बाहर है और आपके पास इनमें से कोई भी ऐसी जॉब या ऐसी रिसर्च फंडिंग नहीं है, तो आप पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। तो पीयर रिव्यू का प्रोसेस ये है कि आपने एक रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है यूके में किसी प्रोफेसर से या एमिनेंट पर्सन से, और उसके साथ आपने अपनी CV अटैच करनी होती है और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट अटैच करनी होती है। टोटल ये आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपने टोटल ये 3 डॉक्यूमेंट्स पीयर रिव्यू के लिए भेजने हैं और इंडोर्समेंट के टाइम पर,
और अगर आपको इंडोर्समेंट मिल जाती है किसी भी एक इंडोर्सिंग बॉडी से तो आपका ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने कौन से रूट के ऊपर अप्लाई किया जिसके बाद मुझे जस्ट 2.5 ईयर्स के बाद ILR मिल गया। तो मैंने अप्लाई किया था, इंडोर्सिंग बॉडी थी मेरी रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, और जो मेरा इंडोर्समेंट रूट था वो था पीयर रिव्यू। मैंने ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोग को बताए हैं, रिकमेंडेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट और CV। मेरी क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च जॉब थी जापान के अंदर और UAE में, तो मैंने अपनी रिसर्च प्रोफाइल अपनी CV के अंदर ऐड की, और उसके बाद मैंने एक रिकमेंडेशन लेटर लिया एक प्रोफेसर से। यहाँ पर मेरे कुछ जानने वाले थे जिनके थ्रू मैंने रिकमेंडेशन लेटर लिया, और उसके साथ मैंने अपनी CV अटैच की और पर्सनल स्टेटमेंट ऐड की, और मैंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अब मैं आउटसाइड UK था, मेरी जॉब आउटसाइड UK चल रही थी, UK में मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और मैंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और ग्लोबल टैलेंट एक्सेप्शनल प्रॉमिस पे अप्लाई किया, और मेरा विद इन 4 वीक्स डिसीजन आ गया, और मुझे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मिल गया। अब क्योंकि मेरे पास UK में कोई जॉब तो थी नहीं, तो UK आने का मेरा मकसद ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आया। उस टाइम पर BRP स्टिल एक्टिव था, तो BRP मैंने अपना कलेक्ट किया और मैं वापस अपनी जॉब पर चला गया। आफ्टर 7 मंथ्स मैं कंटिन्यूसली UK में जॉब्स अप्लाई कर रहा था, और आफ्टर 7 मंथ्स जब मुझे UK में जॉब मिल गई तो मैं जनवरी 2024 में UK मूव हो गया। अपनी पुरानी जो मेरी जॉब्स थी उनको छोड़ के UK आ गया। अब जनवरी 2024 से ऑनवर्ड जून 2026, ये ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स बनते हैं, शायद उससे भी थोड़ा कम टाइम बनता है। मैंने अपना ग्लोबल टैलेंट के बाद ILR के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मेरा ILR का जो टाइम था वो 3 साल था रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर। तो मैंने जून 2026 में मेरा वो टाइम पूरा हो रहा था, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की प्रायोरिटी सर्विस के ऊपर। विद इन 24 आवर्स जो है मेरा ILR अप्रूव हो गया। तो जब आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक कंडीशन आपकी ये होती है कि आपने किसी भी साल के अंदर 180 डेज से ज़्यादा टाइम UK से बाहर नहीं गुजारना। तो मेरा जो केस था, मैंने तकरीबन 7 महीने आउटसाइड UK जॉब की है। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है, जब आपने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कौन सी इंडोर्सिंग बॉडी चूज़ करनी है, कौन से रूट के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आप मिनिमम टाइम के अंदर क्वालिफाई कर सकें। तो मैंने क्योंकि सोच समझ के उस टाइम पे अप्लाई किया था रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर। तो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का रूल ये है कि अगर आप अपनी सेम फील्ड के अंदर जिसमें आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मिला है, इसी फील्ड के अंदर आप UK से बाहर कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो वो टाइम जो है वो आपका आउटसाइड UK काउंट नहीं होता। तो मेरा जो 7 महीने थे वो उसमें से स्किप हो गए। मैं बाहर जॉब करता रहा और मैं ये UK मूव हुआ जनवरी 2024 में। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स आई वाज एलिजिबल फॉर ILR। तो मेरा जो टोटल टाइम है वो 3 साल बन रहा था, पर UK में मुझे तकरीबन 2.5 साल लगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप ग्लोबल टैलेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी इंडोर्सिंग बॉडी सोच समझ के चूज़ करनी है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल टैलेंट और एक्सेप्शनल प्रॉमिस के ऊपर। तो एक्सेप्शनल टैलेंट में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ये जो सी मैंने 4 ऑप्शंस आप लोगों को बताई है कि आपके पास एकेडमिक जॉब या रिसर्च जॉब या इंडिविजुअल फेलोशिप या UK RI की इंडोर्स फंडिंग होनी चाहिए, तो फिर आप एक्सेप्शनल टैलेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सेप्शनल प्रॉमिस क्या चीज़ है, वो ये है कि आपने होम ऑफिस को यकीन दिलाना होता है कि आपके पास जो टैलेंट है उसमें इतना पोटेंशियल है कि आप UK की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है, बट यू आर श्योर इनफ कि आप UK मूव होते हो तो आपको कंफर्म यहाँ पे ऐसी कोई जॉब मिलेगी या आप ऐसा कोई काम करोगे जिससे आप UK की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सको। और इस केस में आप पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई करते हो। अब पीयर रिव्यू के लिए जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपने अपनी एकेडमिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट इंडोर्सिंग बॉडी सेलेक्ट करनी होती है। अब इंडोर्सिंग बॉडीज़ जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉयल सोसाइटी है, ब्रिटिश अकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है और UK RI है। तो इसमें मैं अभी आप लोग को बता दूं कि रॉयल सोसाइटी जो है, रॉयल सोसाइटी के अंडर आती है साइंस एंड मेडिसिन से रेलिवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं वो इसके अंडर आती है। ब्रिटिश अकेडमी जो है उसमें ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज आ जाती है। रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिसिप्लिन्स जो है वो सारे इसके अंडर आते हैं।
तो आप लोग के लिए फाइनल एडवाइस मेरी ये है कि जब भी आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 3 चीज़ों को बहुत गौर से या प्रॉपरली रिसर्च करके फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसमें पहली चीज़ ये है कि आपने करेक्ट इंडोर्समेंट रूट को आइडेंटिफाई करना है, और उसमें सेकंड चीज़ ये है कि आपने एक्सेप्शनल टैलेंट और एक्सेप्शनल प्रॉमिस को प्रॉपरली समझ के फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसमें तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग इंडोर्सिंग बॉडी को चूज़ करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैंने आप लोग के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। और अगर इसके बाद आप लोग को किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या कोई कंसर्न है ग्लोबल टैलेंट से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो मैं आप लोग को उसके ऊपर भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो आप लोग के सर्कल में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।